चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते। कल का सत्र कैसा रहा? बढ़िया रहा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कल हमने कुछ बात करी थी, आप में से कोई व्यक्ति उस बात को रखना चाहेगा? कोई भी जिसको लगता है उसने ध्यान से सुना और उसको इंटरेस्ट आया था इस बात में? बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइएगा, है ना? रिद्धि, लीजिए। शालिनी बेन मानसिकता निर्माण जेમાં સૌથી પહેલાં સૂર્ય અને ધરતી જેમાં હાઇડ્રોજનને લગતે જે પણ એટેચમેન્ટ છે, હાઇડ્રોજન પ્લસ O2 જલાવનાર પદાર્થ અને જલાવનાર પદાર્થ અને જેનાથી આપણે વસ્તુ બની પણ એનું ઇક્વલ H2O થાય, એને લઈને પદાર્થ અવસ્થા એમણે સમજાવી. ત્યારબાદ પ્રાણી અવસ્થા અને જીવાવસ્થા, આ ત્રણેયનું કનેક્શન સમજાવ્યું. પદાર્થ અવસ્થામાં જેમ કે ધરતી છે, જમીન છે, અને પ્રાણ અવસ્થા છે કે એકથી વધુ, જેને આપણે ઝાડ કહીએ કે જેનામાં પ્રાણવાયુ હોય, પણ તે જીવાવસ્થામાં ના આવી શકે કારણ કે તે માણસ જીવ બચાવવા, જીવાવસ્થા એટલે કે પોતાનો બચાવ કરી શકે, ભાગી શકે, દોડી શકે, એનામાં જીવાવસ્થા. અને પ્રાણાવસ્થા છે એ ખાલી જેને આપણે કહીએ કે ઝાડ, વૃક્ષ વગેરે. ત્યારબાદ જ્ઞાનાવસ્થા, આ ત્રણને પદાર્થ અવસ્થા, પ્રાણવસ્થા અને જીવાવસ્થા, આના બાદ આપણે એને જ્ઞાન અવસ્થા સમજાવવામાં આવી, જેમાં કલ્પનાશીલતા, કર્મ સ્વતંત્રતા અને યથાર્થમાં જેમ બાળક છે એ ન્યાયનું વાચક છે, સત્ય વક્તા છે અને સાચું કાર્ય કરવા માટે ઈચ્છુક છે, ત્યાં સુધીની બાબત આપણે સમજાવી દીધી. प्रीति बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा और मुझे लगता है कि रिवीजन हो गया होगा बाकी लोगों का। ठीक है, तो चूँकि उन्होंने रिवाइज़ करा दिया तो अब मुझे रिवाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं लग रही है। कल हमने जो बात करी थी, है ना, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा में क्या अपेक्षा है इसको लेकर के, एक मानव सहज अपेक्षा। मानव सहज अपेक्षा कैसी? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब किसी रंग, नस्ल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, लिंग, भाषा, इन सब से मुक्त हर एक छोटा बच्चा, इस दुनिया का हर एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा, मैंने कहा न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है और सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक इनपुट सेम है, मतलब यूनिवर्सल है, तो हमारी शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? सार्वभौमिक। क्यों? वाई शुड आवर एजुकेशन बी यूनिवर्सल? बिकॉज जो आउटकम जो हम चाहते हैं, हम ऐसी मानव संतान चाहते हैं जो न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाने में सक्षम हो, और ये यहाँ से लेकर पुनः जो आउटकम हम चाहते हैं वो भी रंग, नस्ल, मत, पंथ, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग आदि से मुक्त एक आउटकम हम चाहते हैं। सही कार्य व्यवहार करने वाला हो। जब मैं व्यवहार शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ तो व्यवहार का मतलब है मानव और मानव के बीच ऐसा व्यवहार हो जिसमें एक न्याय या तृप्ति महसूस हो, कुंठा महसूस ना हो, फ्रस्ट्रेशन महसूस ना हो, क्षुब्धता ना हो जाए, अन्याय की पीड़ा ना आ जाए, इसको हम कह रहे हैं व्यवहार। क्योंकि मानव जब व्यवहार में कुंठित होता है ना, उसको अन्याय का आभास होता है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो रिटेलिएट करता है ना। और इस रिटेलिएशन का क्या परिणाम है? तो अंदर में देखेंगे ना तो हमको पीड़ा बनी रहती है, आपस में देखेंगे व्यक्ति व्यक्ति की परस्परता में यही चीज़ क्या बन जाती है? क्लेश बन जाती है। परिवार में अगर इसी चीज़ को देखेंगे, जब ये परिवार में देखते हैं, अंदर का द्वंद्व या पीड़ा आपस में क्लेश और परिवार में कलह का रूप ले लेती है। और उसके बाद जो समुदाय है, समुदायों के बीच एक संघर्ष का रूप ले लेती है। और इसी को यदि हम 2 राष्ट्रों के बीच में देखेंगे तो यही चीज़ युद्ध का रूप ले लेती है। तो युद्ध का यदि समाधान हमको चाहिए तो वो छोटी सी बात में निहित है। ये जो न्याय की याचना है ना, ये जो बालक में शिक्षा की अपेक्षा है, यथार्थ ज्ञान की अपेक्षा है, वो पूरी करना।
और वो पूरी करने की ताकत हम सब में आ जाए। हम सब क्यों? क्योंकि हम अभिभावक हैं। बच्चा टीचर्स के पास 8 घंटे का समय बिताता है और अपने पेरेंट्स के पास भी तो समय बिताता है। तो अपने माता पिता वातावरण में जो और वडील हैं, जो और बड़े लोग हैं, वो भी सब अभिभावक स्वरूप में हैं, क्योंकि शिक्षा हर जगह से हो रही है। शिक्षा बालक की सोशल मीडिया से भी हो रही है, शिक्षा बालक की शिक्षा के कंटेंट के द्वारा हो रही, और शिक्षक के आचरण के द्वारा भी हो रही है। शिक्षक का आचरण भी उसमें शामिल रहता ही है। इस बात से हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक तो हम खुद शिक्षक हैं, दूसरे हम कभी विद्यार्थी भी रहे हैं। हम जो आज हैं वो हम उन सब का एक मिला जुला स्वरूप हैं, जिनको हमने अपने जीवन में, जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में श्रेष्ठ माना है। कहीं हमने अपने माता पिता को श्रेष्ठ मान लिया तो हम उनके जैसे वो स्वरूप को हमने ग्रहण किया है। कहीं पर हमने अपने किसी गुरु को श्रेष्ठ माना है। जैसे मैं जब ये बात बोल रही हूँ तो मेरे चित्त में कहीं ना कहीं ये चमक रहा है कि मैंने किन किन गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करी है, तो मैंने उनको श्रेष्ठ माना है, तो उनका अनुकरण किया ही है। ये हमारे चैतन्य पक्ष की खासियत है। हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसका अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठता का सम्मान होता है। किसी प्रकार के कर्म कांड से, मतलब कहीं पैर छू लिया, ये इससे सम्मान उदय नहीं होता। जैसे ही मानव दूसरे मानव में श्रेष्ठता को पहचानता है, उसके अंदर एक भाव आता है। उसका पूरा हाव भाव, चेहरा मोहरा, है ना, जिसको कहते हैं भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, वो हर एक तरीके से बता देता है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। किसी प्रकार के, है ना, फिजिकल मतलब ऐसा नहीं कि आप पैर छू करके ही सम्मान को व्यक्त करो, वो भी एक मेथड है। ठीक है, तो ये होता ही है। पुनः इस बात पर आती हूँ, तो ज्ञानावस्था की जो इकाई है, हमने 2 बातें समझी। क्या है? कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र। कर्म स्वतंत्र। कल्पनाशीलता का मतलब है समझ। यदि ये समझ यथार्थ समझ हो जाए, यदि ये समझ यथार्थ समझ हो जाए, तो कर्म स्वतंत्रता के माध्यम से, मतलब शरीर के माध्यम से हम क्या करते हैं? जैसे हम जो बोलते हैं ना, हमारे शब्दों के माध्यम से हम हमारी मानसिकता को व्यक्त करते हैं। जो हमारे विचार में आता है वही हमारी वाणी में आता है। यदि जो हमारे विचार में है वो हमारी वाणी में नहीं आता है, तो इस प्रकार से हम अगर छल भी करते हैं ना, तो भी हमको अंदर में तो पता ही होता है और वो कहीं ना कहीं बाहर फूटता ही है। एक्चुअली विचार और व्यवहार की एक सूत्रता बनती ही है। तो यथार्थ समझ यदि है कल्पनाशीलता में, तो आदमी यथार्थ समझ से, कर्म स्वतंत्रता जिसको हम कह रहे हैं, उस यथार्थ समझ से जो मानव के साथ व्यवहार करता है, इसी से क्या होता है? उभय तृप्ति होती है। दोनों पक्ष तृप्त होते हैं, सभी तृप्त होते हैं। इस तरीके से एक निरंतर सुख की स्थिति का निर्माण होता है और मानव जीने की आशा उसमें है, लेकिन कैसे? निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा। कल मैंने आपको बताया था, जीवावस्था में जो एक और चीज़ दिखाई पड़ी थी, वो क्या? जीने की आशा। अस्तित्व सहित पुष्टि, अस्तित्व सहित पुष्टि सहित जीने की आशा। और मानव में जीने की आशा तो है, लेकिन कैसी? निरंतर सुखपूर्वक जीने की। एक भी क्षण का दुख, एक भी क्षण का द्वंद्व हमको बर्दाश्त नहीं है। अन्यथा कितनी भी सुविधाएं हमारे जीवन में हों, कितनी भी अनुकूलताएं हमारे जीवन में हों, यदि आंतरिक द्वंद्व बना हुआ है, संबंधों में पीड़ा बनी हुई है, तो हम उस जिंदगी को समाप्त करने का ख्याल हमारे जहन में तुरंत आ जाता है। हम कहते हैं ना, इससे अच्छा क्या, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, है ना? ठीक है, तो यदि यथार्थ समझ होती है, तो मानव के साथ जो व्यवहार होता है, उसी में क्या मिलता है हमको? उसी को हम कह रहे हैं न्याय। और मानव जो है शेष प्रकृति के साथ जो करता है, उसको हम कह दें, चाहे व्यवसाय कह दें, है ना, या कार्य कह दें,
यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस तरीके से हमको प्रकृति में संतुलन की उपलब्धि होती है। ठीक है, ये बात पहुँच रही सभी तक। प्रकृति में संतुलन की उपलब्धि होती है, इससे आशय ये है, असल में ये 1, 2, 3 तीनों अवस्थाएं ज्ञानावस्था की इकाई के आने से पहले से ही संतुलन में हैं। संतुलन की उपलब्धि होने से आशय इतना ही है कि मानव इस संतुलन में हस्तक्षेप करना बंद करता है। कब? जब यथार्थ समझ होती है तब। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ यथार्थ समझ से मेरा क्या आशय है। हम क्यों कह रहे हैं कि अभी यथार्थ समझ नहीं है। ठीक है, तो जब हम मानव को देखते हैं जैसे पदार्थावस्था, तो हम इस धरती को देखें। ठीक है, तो जो हमारी धरती है, ये धरती एक इस प्रकार से सजी है कि ये अपने संतुलन को प्रमाणित करती है। मतलब संतुलन जो है ना, उसको बना करके रखती है। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, तो तुरंत जैसे हमको बुखार आता है ना, और बुखार आने के बाद हम दवा खा के ऐसे बैठ जाते हैं कंबल ओढ़ के ताकि बुखार टूट जाए, तो क्या होता है, पसीने पसीने हो जाते हैं और फिर बुखार जो है हल्का हो जाता है। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी में भी क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तो फिर बारिश होकर के पृथ्वी अपने आप को ठंडा करने की तरफ गतिशील है। क्यों? क्योंकि ताप के संतुलन का नियम है अस्तित्व में। ठीक, अब मैं आपको दूसरी बात आज बताती हूँ यथार्थ ज्ञान के आधार पर क्या वस्तु मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो पृथ्वी है ना, इस अस्तित्व में पाई जाने वाली अस्तित्व सहज प्रत्येक रचना, जो भी प्राकृतिक विधि से बनी हुई रचनाएं हैं, वो सभी किसी व्यवस्था की तरफ गतित हैं या व्यवस्था हैं, स्वयं में व्यवस्था है और एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने के आधार पर, उपयोगिता पूरकता सिद्धांत के आधार पर हैं। हम सब जानते हैं ये जो धरती है, धरती के गर्भ में 2 चीज़ें मिलती हैं। एक है कोयला और उसके ऊपर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्रकार से बेसिकली क्रूड ऑयल है, ये तेल है, और कोयला क्या है, ठोस है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे एक चीज़ पढ़ाई गई थी विज्ञान में, हायर साइंस फिजिक्स में पढ़ाई गई थी। तो ऐसा पढ़ाया गया था कि जो पूर्ण है ना, पूरी तरफ से ब्लैक बॉडी शब्द आपने सुना, ब्लैक बॉडी क्या बोलते हैं उसको, हिंदी शब्द तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। कोई भी सामान्य भी समझिए, कोई भी काली वस्तु होती है ना, तो वो ताप को, सामान्य ज्ञान, तो हमारी धरती के कोर में जो कोयला है ना, कोयला, इसका एक प्रयोजन है। हमारी धरती के कोर में जो कोयला है उसका एक प्रयोजन है। इसी प्रकार से जो इसके ऊपर जो ये तेल है ना, तेल, इसका भी एक प्रयोजन है। तेल भी बहुत तेजी से, तेल है और कोयला, ये दोनों हीट को क्या करते हैं, बहुत तेजी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उत्सर्जित कैसे करते हैं, बहुत धीरे धीरे। तो इनकी स्थिति धरती में इस तरह से है क्योंकि इस धरती पर ऊपर क्या है, पेड़ पौधे हैं, है ना, जीव जानवर हैं, इस तरीके से ये है कि नहीं है। तो सूरज से जिस ताप को ये पचाती है, ठीक है, आज उसके आगे की कहानी सुना रही हूँ। तो सूरज से जिस ताप को ये पचाती है ना, उसको पचाती कैसे है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे सूरज तेज रहता है, 8 घंटे में बहुत तेज़ी से ताप को अपने भीतर पचा लेती है। और पचा लेने के बाद धीरे धीरे जब सूरज हमारी तरफ नहीं रहता, तब क्या करती है, धीरे धीरे इस ताप को उत्सर्जित करते रहती है, उत्सर्जित करते रहती है। किस लिए उत्सर्जित करती रहती है, ताकि ताप का संतुलन इस धरती पर बना रहे। क्योंकि यदि ताप का संतुलन नहीं बना रहेगा तो पेड़ पौधे इस धरती पर
नहीं बने रहेंगे। तो इस कोयला और पेट्रोलियम का इस धरती पर प्रयोजन है। इस अखंड ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी गतिविधि का, किसी भी परिणाम का एक प्रयोजन है। उपयोगिता पूरकता विधि से एक अनुक्रम से वो चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब हमने क्या किया, इस कोयले को, इस पेट्रोलियम को निकाल करके यहाँ से हमने खोखला करना शुरू किया। खोखला करके हमने क्या किया, बाहर यहाँ पर इससे हम गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं कि नहीं दौड़ा रहे हैं? और क्या कर रहे हैं, इससे उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में एक जहरीली गैस की तरह ऊपर आ रही है, जिसके कारण से प्रदूषण हो रहा है। जबकि अस्तित्व सहज विधि से तेल अस्तित्व में है। जानते हैं कैसे? एक छोटा सा बीज होता है तिल का। कितना छोटा? बहुत छोटा। तिल है, मूंगफली है, कोकोनट है ना, नारियल है, एरंड है और करंज है, नीम है। ऐसे न जाने कितने बीज ऑलरेडी धरती पर उपलब्ध हैं। और अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से बहुत सारी चीज़ों से ऐसा ऑयल निकाला जा सकता है जिससे वाहन चल सकते हैं, और ये बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने ब्लैक बॉडी को अलग से समझा है ना, हमने परिवहन को अलग से समझा, कोई बायो है तो वो बायो को अलग से पढ़ रहा है, तो हम कभी प्रयोजन में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ समझ का ना होना। यथार्थ समझ वो समझ है, यथा अर्थ, जैसा अस्तित्व में है। हर एक वस्तु का एक प्रयोजन है। एक बहुत सुंदर गीत है, अगर आपने सुना हो, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे। सुना है ये गीत आपने? ये गीत मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इस अस्तित्व में हर एक चीज़ जो है ना, एक अच्छी निश्चित दूरी पर है और सब चीज़ें अपने ठिकाने पे हैं। कोयले का ये ठिकाना है, पेट्रोलियम का ये ठिकाना है। इसी तरीके से इस अस्तित्व में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इस धरती पर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी का एक प्रयोजन है, जिसको हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा कह रहे हैं। उसमें हम इन सारे चारों अवस्थाओं में क्या एक दूसरे के साथ पूरकता है उसका अध्ययन करते हैं। और अगली बात, ज्ञानावस्था की जो इकाई है, मानव मानव के बीच जो संबंध हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी आपके साथ थोड़ी बात को रख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक अयथार्थ समझ को यहाँ पर बात को रखा, ठीक है। तो ज्ञानावस्था की जो इकाई है कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है। इसके कारण से क्या हो रहा है, देखिए कुछ थोड़ी थोड़ी ना गड़बड़ हो गई है असल में। जैसे कोयला पेट्रोलियम को हमने कुछ का कुछ मान लिया और कुछ का कुछ मान करके कुछ का कुछ कर दिया, सब ऊट पटांग चल रहा है। हम गए थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, परिवहन की समस्या को सॉल्व करने गए थे, प्रदूषण की समस्या को, ट्रैफिक की समस्या को, खनिज असंतुलन की समस्या को साथ में लिए चले आ रहे हैं। मानव एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, 1000 प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। इसको कह रहे हैं अयथार्थ समझ, अपूर्ण समझ। मज़े की बात यह है कि ये समझना बहुत आसान है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के द्वारा 14 पतली पतली किताबें हैं, जिसका अध्ययन हमारे जैसे ही अध्येता जो है मिलकर के आपस में करते हैं। और ये बड़ा एक सामान्य सी बात है और धीरे धीरे इसको शिक्षा में लाने का भी पूरा प्रावधान जो है चल ही रहा है, एक समय में आ जाएगा। अब आवश्यकता है इसको समझे हुए टीचर्स की। तो इसलिए आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं कि ये बात को आप समझेंगे। सबसे बड़ी बात तो इसको समझने से ही एक उत्सव होता है कि अरे इतनी बढ़िया बात, ये बात आपको बढ़िया लगी सुन के कि नहीं सुन के बढ़िया लगी? बढ़िया लगी है ना। तो यथार्थ समझ जो दे रहा है उस संबंध को हम कह रहे हैं गुरु शिष्य संबंध। तो यथार्थ समझ को देने से पहले यथार्थ समझ को लेना भी तो है। इसलिए मैंने कल कहा था कि आज आप थोड़ा विद्यार्थी वाले मोड में आ जाइए।
क्योंकि हमको ये पता नहीं कि हमको क्या पता नहीं है ना। हमको ये नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता, तो जो क्या नहीं पता उसको पता कर लें, क्योंकि जिस समय हमको कुछ पता चलता है वो अस्तित्व में हमको ऐसा लगता है कि पजल है ना, वो जैसे जुड़ सी जाती है, एक तृप्ति का भाव अंदर से आता है कि हाँ हमको पता चला। ठीक है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अगली बात देखो, तो अब इन तीनों अवस्थाओं को यदि हम देखेंगे तो पाते हैं कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ना, आपस में खूब मज़े से तीन प्रकार के संतुलन, एक तो खनिज का संतुलन है ना, दूसरा ताप का संतुलन और तीसरा है ऋतु का संतुलन। ये तीन प्रकार के संतुलन जो है, इन तीनों अवस्थाओं ने आपस में परस्पर उपयोगिता पूरकता पूर्वक इसको बना के रखा है। इसलिए जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग मतलब खनिज को असंतुलित कर दिया। हमको इतनी सारी वस्तुएं जो दुनिया में बनानी है ना, उसके कारण से क्या हो रहा है, हम लोग ओवर माइनिंग कर रहे हैं। जबकि खनिजों की आवर्तनशीलता अस्तित्व में है, वो हम आगे जब आपके साथ अगर आपकी इच्छा होगी सुनने की, तो हम इस क्लास को किसी तरीके से आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ लेंगे। आपको सुनना होगा तो आप बताइएगा। इसी तरीके से ताप का संतुलन हमने कैसे बिगाड़ा, मैंने आपको बताया है ना। ताप का संतुलन, जो ताप को अवशोषित करने वाली वस्तु है उसको हमने हटाना शुरू कर दिया। जानते हैं ताप के संतुलन को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। अगर आपके घर में नीचे वाला टैंक हो ना, ग्राउंड वाला टैंक, या आपने कभी हैंडपम्प का यूज़ किया हो, तो जब सर्दियाँ होती तो नीचे से पानी गर्म निकलता है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी ठंडा निकलता है। इसका मतलब धरती में मानव की सुविधा की भी व्यवस्था है। ताप संतुलन है ना, ये बढ़िया है ना। ठंडा ठंडा कुएं का पानी पीजिए आप, है ना। थोड़ा सा ग्राउंड वाटर अगर आपने टैंक में स्टोरेज करते हैं तो आपको पता होगा। तो खनिज, ताप और ऋतु संतुलन की व्यवस्था है, और इस अस्तित्व में समस्त प्रकार के संतुलन जो है वो चक्रीयता के साथ है। चक्रीयता मतलब साइक्लिसिटी। तो अस्तित्व में पानी का चक्र, ऋतु का चक्र, मौसम का चक्र, ये सब तो आप पढ़ाते ही हैं। नाइट्रोजन का साइकिल है, ऑक्सीजन का साइकिल है, हर एक चीज़ का साइकिल है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज का साइकिल है ना। मानव शरीर भी एक समय पे चला जाता है, पुनः एक बच्चा बनता है, तो बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, पुनः इस प्रकार से एक साइक्लिसिटी को हम अस्तित्व में देख सकते हैं। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववादी प्रतिपादित करता है अस्तित्व में लय प्रलय का सिद्धांत नहीं है, आवर्तनशीलता का सिद्धांत है। कोई भी वस्तु वो पूर्णता तक पहुंचती है, और पूर्णता के अनंतर निरंतरता की यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं आपस में खनिज, ताप और ऋतु संतुलन को चक्रीयता के माध्यम से और चक्रीयता में उपयोगिता पूरकता के सिद्धांत के आधार पर चलते हुए यहाँ पर इस संतुलन को प्रमाणित किए, जिसको मैंने कहा यहाँ पर क्या है, उत्सव। मानव ने ज्ञानावस्था की इकाई मानव। अब ज्ञानावस्था को मैं थोड़ा सा खोलती हूँ आज के लिए। ज्ञानावस्था की इकाई मानव का स्वरूप ऐसा है, एक है शरीर और दूसरा है उसका चैतन्य पक्ष। ज्ञानावस्था की इकाई जो मानव है, शरीर और चैतन्य, दो चीज़ों का एक संयुक्त स्वरूप है, संयुक्त स्वरूप। जब शरीर में से चेतना या चैतन्य पक्ष निकल जाता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, मुर्दा शरीर, डेड बॉडी बोल देते हैं। जब तक वो चैतन्य पक्ष है तब तक उसको क्या बोलते हैं, मानव बोलते हैं, उसका कुछ नाम रखते हैं, नहीं तो बाद में बोलते हैं डेड बॉडी है, ऐसा ही बोलते हैं, है ना। तो ज्ञानावस्था की इकाई जो है शरीर प्लस चैतन्य का स्वरूप है, और शरीर के लिए जितनी भी अनुकूलताएं हैं, शरीर के लिए जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक बहुत अहोभाव की बात होनी चाहिए कि जितनी भी आवश्यकताएं हैं ना, वो आवश्यकता पूरा होने का नियम है। आदमी को आहार चाहिए तो आहार के सभी वस्तुएं, कोई भी प्रकार का बीज आदमी ने नहीं बनाया है, बनाया है किसी भी प्रकार का बीज, गेहूँ, चावल, आम,
कोई भी आप चीज़ सोच लीजिए, बीज मानव ने नहीं बनाए हैं, अस्तित्व में व्यवस्था है। औषधियों की वस्तुएं बनाई हैं, कुछ भी नहीं। मानव ने कुछ भी अस्तित्व में बना, मानव के लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी, ये जो माइक, ये जो प्लास्टिक का भी कंटेंट ये हमने बना लिया है ना, ये जो टेबल्स हैं, यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं मानवकृत, इस सब का रॉ मटेरियल कहाँ उपलब्ध है? इसी धरती पर। अपने को चांद से लाने नहीं जाना है, मंगल से लाने नहीं जाना है। तो आदमी के आने के पहले सारी चीज़ों की व्यवस्था इस अस्तित्व में रखी हुई, उससे पहले की अवस्थाएं उसके लिए पूरक हैं। तो पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, ये तीनों जो हैं आदमी के लिए सजी हुई हैं, एक क्रम में, एक अनुक्रम से सजी हुई हैं, ताकि मानव के जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, मानव के जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो खूब आराम से इसका निर्वहन हो सके। जो ये पक्ष है चैतन्य पक्ष, या मानव की जो चेतना है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है ना, या अपेक्षा के रूप में यहाँ क्योंकि शिक्षा लेने वाला कौन है? चैतन्य पक्ष की शरीर है। क्या मुर्दा शरीर को शिक्षा दे सकते हैं? चैतन्य पक्ष। तो समझने वाला और समझाने वाला दोनों क्या है? चैतन्य पक्ष। शिक्षा लेने की अपेक्षा भी इस चैतन्य पक्ष में ही है, शरीर में नहीं है। तो इस चैतन्य पक्ष में, या जो चेतना है ना, इस चेतना के परिमार्जन की ज़रूरत है, जिसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और मज़ेदार बात यह है कि हर एक बालक में उसके सहज एक अपेक्षा है, वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो हर एक चीज़ के बारे में पूछता है, संबंधों के बारे में भी पूछता है। तो आज इस चैतन्य पक्ष को लेकर के थोड़ी सी बात करते हैं। तो मानव जो है, शरीर और चैतन्य पक्ष दो का संयुक्त साकार रूप है, और इस चैतन्य पक्ष की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, है ना, और इस शरीर पक्ष की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। 3, 3, 6। तो ये जो हमारा शरीर पक्ष है, इसकी कुछ आवश्यकताएं मैं बताती हूँ आपको, आप बताइएगा। इसको हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, शरीर को चाहिए, है ना। तो आहार, आवास और अलंकार आदि, ये कुल मिलाकर के शरीर की आवश्यकताएं हैं। शरीर की आवश्यकताएं हैं आहार, आवास और अलंकार। कहाँ लिखूँ इसको? तो बहुत छोटा हो जाएगा। आहार, आवास और अलंकार, ये आवश्यकताएं हैं शरीर की। अगर इनको इतना मिलता रहे, तो इतना मिलने के फलस्वरूप जो शरीर है अपना स्वस्थ बना रहेगा, शरीर की प्रक्रिया पूरी। लेकिन आदमी है ना, इतने से तृप्त नहीं होता। जैसे अभी हम लोगों को कह दिया ना, घर के अंदर रहना है। अभी लॉकडाउन हुआ था, अभी तो यहाँ युद्ध की स्थितियाँ खड़ी हैं। भुज में तो ऑलरेडी लॉकडाउन जैसा लग गया है अभी, है ना, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। आदमी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, सबको कॉल कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसको घर से बाहर निकलना है। हम किसी व्यक्ति को सब कुछ खिलाने पिलाने की पूरी सुविधा कर दे, सिर्फ उसको बोले नहीं तुमको यहाँ से और कहीं जाना नहीं है, किसी संबंधी से बात करना नहीं, वो पागल हो जाएगा। जब हमको किसी को दंड देना होता है ना, सज़ा देनी होती है, जानते हैं सबसे पहले हम उसकी यही चीज़ें रोकते हैं। जेल में और क्या होता है? खाना टाइम से, सोना टाइम से, उठना टाइम से। जितना डिसिप्लिन आप सोचते हैं अचीव करने के लिए, उतना सारा जेल में उपलब्ध रहता ही है। लेकिन जेल में केवल स्वतंत्रता नहीं होती है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको उठना कब है ना, आपको किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। केवल आपकी एक स्वतंत्रता जो है ना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता को छीना जाता है। उतने से आदमी जो है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे उसको घुटन होने लगती है। निर्णय करने की स्वतंत्रता चाहता है, और निर्णय करने के लिए ज्ञान को भी चाहता है, इसलिए वो जिज्ञासा के साथ रहता है। और निर्णय करने के लिए जो ज्ञान चाहिए ना, उसके लिए एक और उसके पास टूल है, कल्पनाशीलता, उसकी आशा, विचार और इच्छा, सुखपूर्वक जीने की आशा, न्यायपूर्वक तुलन विश्लेषण करना चाहता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे आपका कोई मित्र हो,
आपको खूब अच्छे से खिलाए पिलाए, सब तरीके से आपका ध्यान रखे और बोले कि चलो अपन जो है ना चोरी करेंगे साथ में मिलके, आप कहोगे नहीं चोरी नहीं करेंगे, और भैया ने तुरंत ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं चोरी नहीं करेंगे, तू खिलाता है तो खिला पिला, लेकिन तेरे साथ मिलके चोरी नहीं करूँगा। आदमी तृप्त होने के बावजूद ये सारी बातें सोचने लगता है, ये न्याय है कि नहीं है, ये धर्मपूर्ण है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, हम काहे को ये सब सोचते हैं। तो मानव जो है जानवरों की तरह 4 विषय 5 संवेदनाओं की अनुकूलता के साथ तृप्त नहीं है। 4 विषय मतलब आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। केवल खाना मिल जाए, अच्छी बढ़िया नींद हो जाए, और भय मतलब वो अपने शरीर को बनाए रखे, और प्रजनन विधि से भी शरीर को बनाए रखे। मानव मात्र अपने शरीर को बनाए रख करके खुश नहीं है, उसका सुख का स्रोत ज्ञान है, समझ है। और समझ कैसी? यथार्थ समझ। यदि यथार्थ समझ नहीं है ना तो आदमी कुछ का कुछ करते रहता, उससे वो तृप्त नहीं होता। अब यथार्थ समझ क्या है? दूसरी यथार्थ समझ के ऊपर बात करते हैं। तो दूसरी यथार्थ समझ को यदि हम ज्ञानावस्था में देख रहे हैं तो मानव शरीर और चैतन्य का संयुक्त रूप है। अब मान लीजिए एक छोटा सा भ्रम जो पूरी मानव जाति में आ गया कि हम क्या हैं? शरीर हैं, शरीर हैं, है ना। तो अब हमारी पूरी शिक्षा किस लिए? कि बच्चा पढ़ लिख के क्या करे? नौकरी कर ले, नौकरी करके संसाधनों को जुटा ले, संसाधनों को जुटा करके क्या कर ले? भोग ले। किसके लिए? शरीर के अर्थ में। तो लोगों ने पैसे 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 कितने पैसे कमाए, करोड़ोंपति अरबोंपति, और उसके बाद क्या बोलते हैं? अंदर से अभी कुछ तृप्ति हुई नहीं। इसके लिए हमको करोड़ों कमा के देखने की ज़रूरत नहीं है। हर मानव में अनुमान क्षमता है, जिसको हम कल्पनाशीलता कह रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, पर मैं तो न जाने ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ। हमारे अपने परिवार की ऐसी कहानी रही। हमारे दादाजी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और आखिरी समय में मतलब पिछले 10 साल, उनको गए हुए 4 साल हो गए, उससे पहले के 10 साल उनके जीवन में उनको खोखलापन खाता ही रहा। उनको लगा जीवन में हम क्या अचीव किए? सारे संबंध खराब, दुनिया के लिए हम कुछ किए नहीं, केवल भोगने के लिए अपनी संतानों को तैयार किया, और उनकी संतानों ने अगली संतान की पीढ़ियों को तैयार किया। और भोगने के बाद वो लोग सारे के सारे, अगली जो तीसरी पीढ़ी थी वो पूरी तरीके से कुंठित हो गई। कुंठित होने के बाद उसमें मानसिक रोगों की समस्या चालू हो गई। इससे तृप्ति हुई नहीं। अन्य समस्याएं हैं सो अलग, जैसे कि प्रकृति का दोहन कर लिया, है ना, बहुत सारे जंगलों को उड़ा दिया, है ना, जीवों का दोहन किया, ये सब तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ अभी। जिसके कारण से कब कहाँ सुनामी आ जाएगी, कब कहाँ भूकंप आ जाएगा, हम ये कह नहीं सकते। युद्ध की स्थिति तो ऑलरेडी बनी हुई है ना। तो जब ज्ञानावस्था की इकाई ने एक सिंपल सा छोटा सा भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूँ, चेतना नहीं हूँ, है ना, चैतन्य पक्ष पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ? सारी शिक्षा का कार्यक्रम हमने ऐसा बनाया कि किसी तरीके से बच्चा इस तरीके से उसका कंपैरेटिव एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाए कि वो कैलकुलेशन कर सके। कैलकुलेशन फॉर व्हाट? कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट। उसके लिए प्रिय क्या है, उसके लिए हितकारी क्या है, उसके लिए लाभकारी क्या है। इन 3 चीज़ों का तुलन विश्लेषण करने में हमने हर एक मानव संतान को सक्षम बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप ये होगा कि वो बच्चा एक अच्छी जॉब सिक्योर कर ले, जिससे क्या हो? उसके पास एक एंश्योर्ड इनकम आती रहे, जिससे क्या हो? शरीर बना रहे। इसमें कोई बुराई नहीं है, शरीर का बने रहना आवश्यक है। आज जो यथास्थितियाँ उसमें आवश्यक है, लेकिन क्या है? अधूरा है। ये अधूरा है क्योंकि तृप्ति किस पक्ष में हो रही है? चैतन्य पक्ष में। ये जो फीलिंग है ना कि तृप्ति नहीं आई, ये पेट कम भरा, इस बात की थोड़ी समस्या है। पेट तो भरा है, मन नहीं भरा। तो ये जो चैतन्य पक्ष है, चैतन्य पक्ष की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। चैतन्य पक्ष की आवश्यकताओं को मैं यहाँ पर लिखती हूँ, और देखिए ये सारी अपेक्षाएं, ये पुनः ये मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ ना, ये सारी यूनिवर्सल बातें कर रही हूँ। इस दुनिया का, इस पूरी धरती का कोई भी मानव हो, हर एक के शरीर की यही आवश्यकता है: आहार, आवास, अलंकार।
और फिर जब वो संबंधों को पहचानता है तो संबंधों में मिलने जाने के लिए, संबंधों में किसी सुविधा को पहुंचाने के लिए उसको दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण, टेलीफोन चाहिए, हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमको वीडियो कॉल चाहिए। कब? जब संबंध है। यदि आप अकेले हैं तब आपको कुछ नहीं करना, तब आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तब कॉल किसको लगाएंगे? तो कॉल लगाने के लिए भी ना एक दूसरा मानव चाहिए। तो यदि आप सामाजिक हैं तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी चीज़ें हैं अपने पास, लेकिन अपनी शरीर की आवश्यकताओं के लिए इतना पर्याप्त है। जब हम चैतन्य पक्ष की आवश्यकताओं को देखते हैं तो क्या पाते हैं? इसकी आवश्यकताएं थोड़ी अलग हैं। सम्मान, विश्वास, स्नेह, सम्मान को हम कह रहे हैं आदर सत्कार, है ना, प्रेम। यदि हम किसी के लिए सहायक हुए हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कृतज्ञता की, और ममता और वात्सल्य। आवश्यकताएं हैं, ये हमको समझ में आ जाए, ये हमारी अपेक्षाएं भी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे पास कार्यक्रम नहीं है। चैतन्य पक्ष को जब ये मिलता है तो वहाँ ये शरीर पे भी, शरीर की आवश्यकताओं में भी ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। शरीर बहुत गौण चीज़ है इसके लिए, सेकेंडरी है। कहते हैं ना, हम अपने घर में सुख से नमक रोटी खाएंगे, ये भाव रहता ही है हमारे पास, है ना। कोई हमको अनादर से, अपमान के साथ घी चुपड़ी रोटी भी देगा ना तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको सम्मान पूर्वक नमक रोटी चलेगा। तो वास्तविकता एक्चुअली ये है कि चैतन्य पक्ष महत्वपूर्ण है। चैतन्य पक्ष जो है वो शरीर, चैतन्य पक्ष के नियंत्रण में जब हमारा शरीर रहता है, वो क्षण हमको हमको बढ़िया लगता है, वी फील इन कंट्रोल, हमको वो ठीक जगह है। लेकिन यदि शरीर का दबाव चेतना पर पड़ता है, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको उन्माद जैसा चढ़ जाता है, हमको पीड़ा होने लग जाती है। शरीर का दबाव चैतन्य को स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो जड़ है और चेतना या चैतन्य पक्ष जो है वो चैतन्य है। चैतन्य के ऊपर जड़ का प्रभाव आप सोचिए स्वीकार होगा? अस्वीकार है। ये जो अस्वीकार है उसको स्वीकार करने का जो दबाव बना हुआ है हमारे ऊपर, चूंकि ऐसा वातावरण है, इसी का नाम वेदना है, यही पीड़ा है। ये हम में बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, लेकिन हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको एड्रेस करना शुरू करते हैं, उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, जन चर्चा में लेकर के आते हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं, सही कंटेंट का अध्ययन करते हैं, ये अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाती है। इसी को कह रहे हैं जीना उत्सव पूर्वक। क्योंकि जीने की जगह मानव के लिए बस दो ही हैं। एक तो है वो व्यवहार पूर्वक मानव मानव के साथ जिएगा, असली तृप्ति की जगह तो ये है। और फिर ये जो व्यवहार करता हुआ मानव है, ये प्रकृति के साथ अत्याचार नहीं करेगा, प्रकृति का शोषण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन है ही, सिर्फ मानव को हस्तक्षेप करना बंद करना है। तो ऐसा मानव हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जानवर, इन सबके ऊपर जो भी प्रभाव हैं आज, वो किस कारण से हैं? कहीं ना कहीं यथार्थ ज्ञान को ना समझे हुए मानव के कारण। तो इसको समझे हुए मानव का ये कर्तव्य बनता है कि इस ज्ञान को अगले तक पहुंचाए। जिसको इस बात की सूचना मिल गई, उसका ये कर्तव्य बनता है कि इस बात को समझे, पूरा समझ ले। छोटी सी बात है। तो जब ये सम्मान नहीं मिला, देखिए जो सम्मान है, जो चैतन्य पक्ष है ना, एक और चैतन्य पक्ष की खासियत है। चैतन्य पक्ष की खासियत ये है कि ये जो भी चीज़ चाहता है ना, वो निरंतरता में चाहता है। सुख कैसा चाहिए? निरंतर। सम्मान कैसा चाहिए? निरंतर। ऐसा नहीं कि 2 घंटे सम्मान, 5 मिनट अपमान, फिर 2 घंटे सम्मान। सम्मान भूल जाता है, अपमान ध्यान रहता है। अपमान के ऊपर हमारा चिंतन चलने लग जाता है।
तो सम्मान वस्तु रूप में क्या चीज़ है, सम्मान एग्जैक्टली क्या चीज़ है। जैसे मैं सम्मान कहती हूँ तो आपके दिमाग में कोई चित्रण ही नहीं बनता होगा शायद, या बनता होगा तो क्या चित्रण बनता है इसको सोचा जाए। तो सम्मान एक निरंतर वस्तु है, इसको हमको पकड़ना है, इसके लिए अध्ययन है। બધાએ સહયોગ કરવાની છે અને એપ્લિકેશનમાં સહી કરવાની છે, સ્ટોપ કરવાની છે. अच्छा, अच्छा तो आज का सत्र यहाँ पर रोकना है, ठीक है। मैं एक आखिरी सूचना दे दूँ, आप सभी के साथ हम कांटेक्ट करेंगे और इन सत्रों को अगर आप चाहेंगे जिसकी भी स्वीकृति हो ऑनलाइन सुनने की, आप हमें कांटेक्ट करें। एक काम करिए, आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ऊपर वाला मेरा नंबर है और नीचे वाला, चलिए सभी को नमस्ते, धन्यवाद।